नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में चल रहे दंगल की। एक तरफ भाजपा तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, शपथ की तैयारियां चल रही हैं, नई सरकार बन रही है, और दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अंदर का दंगल थम नहीं रहा। दंगल में आज हम जिन सवालों पर चर्चा करेंगे उन पर एक नजर डालते हैं। फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आज के सवाल हैं, हार पर तकरार आखिर कौन है जिम्मेदार? हार पर तकरार आखिर कौन है इस दंगल का जिम्मेदार? हार की कब होगी जांच? किस पर आएगी आंच? बाबरिया ने की इस्तीफे की तैयारी, अब और किसकी बारी? जी हां, लेकिन क्या इसके बावजूद आगे कोई कार्रवाई होगी? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरिंदर भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियदर्शनी हैं बीजेपी से, और ललित अरोड़ा हैं कांग्रेस से, और गुरमीत सिंह जी भी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन एक बार सुनते हैं कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि वो सुनना बेहद जरूरी है। वो कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए सुनाते हैं कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा। कैप्टन अजय यादव ने कई बात जी का मुख्य रोल है आज के समय में। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जितना इंटरेक्शन हमारा सोनिया जी से था, आज के टाइम हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे बताइए कि मैं चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट हूँ मैं, और एज चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट है ये एक तरीके से टूथलेस पोस्ट है। हमारे कहने से ना तो हमें सीईसी बुलाया था, ना सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाया था। हमने कितनी दफ़ा बोला है, अगर हम वैसे बात नहीं कर सकते, कम से कम अपनी वहाँ आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे प्रभारी थे वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए। अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जब उनसे मैंने बात की, बोलते मैं आइसोलेशन में हूँ। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आप अपना पदभार छोड़ दीजिए। आप बोल देते हाईकमान को भी मेरे बस की बात नहीं है, किसी और को जो है चार्ज दे दीजिए। हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट जो है वो चुनाव लड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन और जो मैनेजमेंट की जो होनी चाहिए थी पीसीसी और एआईसीसी के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। कि वर्किंग पे तो पहले ही प्रश्न चिन्ह बहुत लग चुके थे। हाँ। और राहुल गांधी जी को मालूम था, खड़गे जी को भी मालूम था, उसके बावजूद कुछ नहीं, उसके बावजूद भी जो है उन्हीं को रखा। तो आपने देखा कि कैप्टन अजय यादव खुद कई सवाल उठा रहे हैं कि बाबरिया तो पहले ही उनकी फंक्शनिंग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, और अभी भी उनका कहना है कि ऊपर तक सबको मालूम था, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सुरिंदर भाटिया, किस नजर से देखते हैं इन बातों को? हालांकि आज बाबरिया ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, क्या ये महज एक फॉर्मेलिटी लग रही है? ऐसा नवजोत जी, मैं पहले भी शायद आपके चैनल पे या कहीं कह चुका हूं, दीपक बाबरिया ने कांग्रेस को हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जी। और इसके अतिरिक्त हार की जिम्मेवारी उसी पे होगी जिस पर जीत का सेहरा बांधा जाना था। जीत होती तो लोग कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। अगर हार हुई है तो उन्हीं की हुई है, क्योंकि टिकटें उनके पास थी, हाईकमान ने उन्हीं की मानी। और मैं तो इसमें कांग्रेस हाईकमान, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे जो स्क्रीनिंग कमेटी में अजय माकन जी थे, ऐसा लगता है कि सभी को जैसे एक ही गुट ने सेट कर रखा था, जिस कारण कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है। मैंने 22 हलके ऐसे निकाले हैं। अगर उन हलकों पे जाएंगे तो जहां पे 5 हलकों में आम आदमी पार्टी की वजह से हार हुई है, और 6 हलके ऐसे हैं जहां कमजोर टिकटें दी गई। उसमें मुख्यतः संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल थे जिन्होंने वो टिकटें आवंटन की। और राहुल गांधी जी जब अमेरिका चले गए, उस दौरान जिस ढंग से टिकटों का आवंटन होता रहा, और सर्वे से लेके अगर कांग्रेस हाईकमान जाएगी, सर्वे इस ढंग से करवाया गया कि एक ही गुट के लोगों के
सर्वे में नाम आ रहे थे, उसी सर्वे की प्रतियां केसी वेणुगोपाल के पास थी, वही माकन जी के पास थी और वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी, और वो तीनों की प्रतियां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दे दी गई। ये खेल इतना क्यों किया गया? ये नहीं है भी हुड्डा साहब नहीं चाहते अब थे तो सरकार इससे में। आगे बढ़ गई है बात। कैप्टन अजय मैं- यादव तो ये कह रहे हैं ना सुरेंद्र भाटिया कि ऊपर भी कोई एक्शन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, हम वो बाइट मैं भी वही सुनाना। बात जी उसी मैं पे एक उसी पे मिनट। नवजोत जी, हाँ जी, नवजोत जी, हाँ मैं जी। उसी पे आ रहा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो रोहतक में बैठा था और हर कैंडिडेट से हर चीज का रिस्पॉन्स हो हाँ रहा था। कांग्रेस पार्टी में हाई कमान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कैंडिडेट, पहले तो कैंडिडेट अपने ही कैंडिडेटों को हराने की कोशिश की, हाँ, वो और वही कह रहे फिर हैं कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, ना कोई पूछ रहा एक था। मिनट, जी एक मिनट। हाँ, हाई कमान की कोऑर्डिनेशन की वजह से यहां तक कि आप अगर दिल्ली से अपने सोर्सेज से पता करेंगे, जो कांग्रेस की 7 गारंटियां थी वो अधिकांश उम्मीदवारों के पास नहीं पहुंची, शायद उसी प्रेस में पड़ी होंगी जिस प्रेस से वो प्रकाशित करवाई होंगी। जब उदय भान जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, दीपक बावरिया जो प्रभारी थे वो हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, और वहां पे कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई नहीं था हाई कमान में, और इसकी शिकायतें सभी ने की है। पहले तो मैं आपको, थोड़ा सा टाइम की बात है, मैं एक चीज आपको मैं कह दूं, हुड्डा गुट नहीं चाहता था कि 45 से अधिक सीटें कांग्रेस जीते। एक मिनट रुक इसको जाइए, एक मिनट रुक जाइए, इसके ऊपर भी कुछ आंकड़े आए हैं। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? 2009 में 40, 2014 में 15, 2019 में 31 और 24 में 37, यानी कि मेजॉरिटी तो यहाँ कहीं भी इन्होंने, इनकी लीडरशिप में टच नहीं हुई। अगर ग्राफिक्स पर हम ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये अपने आप में ये जो बातें आई ना कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे पास इतनी से ज्यादा सीटें आए, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया था इसने भी बैकफायर किया है। जल्दी से चलेंगे ललित अरोड़ा के पास। ललित जी, मैं माफी चाहूंगा। जी 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 भाटिया जी, जी बिल्कुल। ललित जी, सवाल आपका? मेरा सवाल यही है कि जो बातें जो कैप्टन अजय यादव ने कही कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी का भी, ना हाईकमान का ना यहाँ, इसी वजह से हरियाणा के जो लोग हैं कांग्रेस के वो हारे हैं। देखिए, जो उनका संगठन है ओबीसी मोर्चा, जहाँ ओबीसी सेल, उसके वो चेयरमैन है और वो फ्रेटर्निटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और जब हम चुनाव के लिए एक छोटी कोर कमेटी की मीटिंग करते हैं तो उसमें नॉर्मली फ्रेटर्निटी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज अगर हार गए हैं तो आज हर आदमी हुड्डा जी के पीछे पड़ गया है और प्रेस भी वैसे ही कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा के तंत्र के आगे हम लोग हारे 0.85% वोट का डिफरेंस है, हमारी सीटें आई 37, इनकी आई 48। ये जो गणित है ना, ये कुछ कहता है कि कहीं सिलेक्टिव बेसिस पे जो ये 99% बैटरी और मशीनों के चेंज के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कोई इतना सीधा साधा नहीं है कि हुड्डा साहब का नेतृत्व है कि कलेक्टिव यहाँ पे था। हुड्डा साहब तो नेता प्रतिपक्ष थे, इतनी कमेटीज थी, बावरिया जी उसके ऊपर प्रभारी थे। अभी भाटिया जी ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कांग्रेस के सदस्य हैं और सारा उनको पता है। ये कुछ उनके सोर्सेज जो है, एक दो जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या हुड्डा जी ने हारने के लिए चुनाव लड़ा था? इसको विचार नहीं करे। ललित अरोड़ा जी, भाटिया जी तो नहीं अपनी जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है कि किसी और को तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं। आपके अपने ही पार्टी के नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले शमशेर गोगी ने सवाल खड़े किया था और कैप्टन अजय यादव ने तो खुले तौर पर ही ये कहा है कि बाबरिया जी का जो कार्यशैली है वो पहले से ही सवालों के कटघरे में है।
खड़गे जी मिलते ही नहीं है किसी से, ये वाली बातें उन्होंने मुझसे ही बात करते हुए कही हैं, और अगर आप कहें तो मैं दोबारा भी सुनवा देती हूँ। मैंने सुना है, उन्होंने तो सोनिया गांधी जी पे आक्षेप उठाया है। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में ये कहा कि वो मिलती थी और कोई नहीं मिलता है। नहीं, उन्होंने ये बोला कि पहले मिलते थे अब नहीं मिलते, ऐसा कुछ कहा है सर। जी मैं आपको सुनवा देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात जरूर होती थी लेकिन अब कोई नहीं मिलता है, कितनी बार भी टाइम मांगते रहो लेकिन कोई मिलता ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, एंड सिर्फ 4 लोगों की तस्वीरें लगती हैं इलेक्शन टाइम पे, बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए, पार्टी के अंदर में, पार्टी के फोरम पे लेटर लिख के या टाइम लेके मिला जा सकता है, और जो उनके आक्षेप या जो उनकी जो आलोचना वो मीडिया में कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, ये इनडिसिप्लिन जो और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, क्या ये हारने के बाद ये समय है कि पार्टी की जो छिछालेदारी करें आप वहां बाहर आके? ये तो पार्टी का डिसिप्लिन नहीं है ना। वो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ जो पार्टी की आलोचना सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं और विदाउट एनी बेसिस जो लोग कर रहे हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जाए। चलिए आती हूँ आपके पास ललित जी दोबारा से। प्रियदर्शनी, एक तरफ भाजपा सरकार बना रही है, तीसरी तरफ लेकिन कांग्रेस, अभी आपने ललित अरोड़ा जी को सुना, वो फिर भी यही कह रहे हैं कि तंत्र जिस तरह का भाजपा का था उसके आगे कांग्रेस की हार हुई है और ईवीएम का रोना अभी भी रोया जा रहा है। प्रियदर्शनी जी नमस्कार। शब्द प्रयोग कर रहे हो, रोया जा रहा है। आप बोलिए ललित जी, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं प्रिय ललित जी, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, पेशेंस के साथ थोड़ा सुनना भी होगा। जी नहीं, पेशेंस आप नहीं रख रहे हैं। अभी मेरी बारी है बोलने की, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस पता नहीं कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं, जब हार गए तो नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल है कांग्रेसियों का। अगर जीत जाते तो ईवीएम खराब नहीं होती, अगर जीत जाते तो हुड्डा जी को क्रेडिट जाता, तो जब हार जाते तो किसको क्रेडिट जाना चाहिए? लीडर को ही जाना चाहिए ना। तो अब अगर उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चनिंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। सिर्फ ये अंदरूनी ही नहीं इनको कलह हो रहा है, इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी हाल फिलहाल के अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे इनके घटक दलों का, जो इनके साथ के संयोजक थे, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि घमंड ले डूबा कांग्रेस को। ये कोटेड लाइन मैं बता रही हूँ सबकी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे हुड्डा साहब। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कोटेड लैंग्वेज में बोला, महाराष्ट्र चुनाव आने वाले हैं, अब तो आचार संहिता भी मेरे ख्याल से कल परसों में लग जाएगी। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि छत्रपति शिवाजी के समय से कभी भी दिल्ली से हम लोगों ने नहीं कमांड्स ली है, तो अब कहां से लेंगे? तो इसलिए कांग्रेस अपनी जहां तक लिमिटेशन है वहां तक रहे। मतलब कि आपके घटक दल भी जो आपके अलायंस से, वो भी आप पे कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। तो आप इसी से आपको समीक्षा करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपका संगठन खत्म हो चुका है। और ये बात मैं शुरू से ही, जब भी मैं आपकी डिबेट में आई हूं या जिस भी डिबेट में आई हूं, मैंने ये बात, जब चुनावों का समय था तब भी ये बात, ये लॉजिकल बात है कि अगर आपका संगठन नहीं है तो आप कैसे चुनाव में आ सकते हैं। शैलजा जी ने साफ साफ अपने इंटरव्यूज में बोला है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थी तो उन्हें संगठन बनाने ही नहीं दिया गया। जब आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप वहां पे बोनाफाइड नंबर्स लाएंगे? तो इनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कांग्रेसियों को। आया राम गया राम के नाम पे मशहूर थे उदयभान के पिताजी, और हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि उदयभान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद अपनी सीट हार गए हैं। ये आकलन करने की जरूरत है कि एक प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी का, एक राष्ट्रीय पार्टी का, अपनी खुद की सीट हार गए हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, गुरमीत जी से एक मिनट ओके, जल्दी से मैं गुरमीत जी के पास जाना चाहूंगी। 10 सेकंड। और मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो 20-20 हजार इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने लिए हैं, जो जिनको चुनाव लड़ने थे, जिन्होंने आवेदन कर रखे थे चुनावों के लिए,
उन लोगों से, उन कार्यकर्ताओं से इन्होंने 20-20 हजार रुपए जो लिए हैं, वो 20-20 हजार रुपए का हिसाब दें, नहीं तो वो 20-20 हजार रुपए लौटाएं, क्योंकि आज भी 20 हजार रुपए की कीमत बहुत होती है। कम से कम वो 20 हजार रुपए लौटाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान है कार्यकर्ताओं का। पहली फुर्सत में तो इनको ठीक लेना है ही नहीं चाहिए प्रियदर्शनी था जी, कार्यकर्ताओं से। कुछ काम कांग्रेस पे छोड़ देते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये गलत है जी गुरमीत जी, किस नजर से देखते हैं आप इस पूरी बात को? कैप्टन अजय यादव ने बहुत गंभीर बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि कोई मिलता ही नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो इलेक्शन में जो नजर आया उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि ना सेंटर से कोई कोऑर्डिनेशन था, ना यहाँ से कोई कोऑर्डिनेशन था। सिर्फ 4 लोगों की फोटो थी, बाकी सबको दरकिनार कर दिया गया था। एंड पूरी ओवरऑलिंग की बात की है उन्होंने, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी एक्शन होगा, निराशा भी है। गुरमीत जी, पहली बात तो सफलता की, ये कहा जाता है कि सफलता के कई माई बाप होते हैं और असफलता का कोई नहीं होता। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आज वही लोग जो कांग्रेस की लिस्ट जब आई थी तो उसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे उस लिस्ट को, आज वही लोग उस लिस्ट में कमियां देख रहे हैं। तो ये जब हार होती है तो इस तरह से होता है, ये स्वाभाविक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हारने वाले के साथ सहानुभूति हो या जीतने वाले की वो हो, ये तो राजनीति है। हर आदमी इसमें, अब आप देखिए कैप्टन अजय यादव जो उनके अपने पुत्र हैं वो चुनाव हार गए, है ना, तो उससे वो कम से कम जो अपनी सीट है उनकी, उसमें उनका क्या जनाधार है, वो बात उन्हें सोचनी चाहिए। शैलजा जी ने जिन लोगों को टिकट दिलाई, बहुत चर्चा हो रही है कि उन्होंने अजय चौधरी को टिकट दिलाना चाहती थी नारनौल से, उनको नहीं मिली, लेकिन जिनको दिलाई उनका क्या हाल हुआ। शमशेर गोगी चुनाव हार गए, ये जो अंबाला कैंट से टिकट दिलाई। लेकिन वो कहते हैं ना हमें हरवाया गया है, हम हारे नहीं थे ना ही हमारी सीट इस तरीके से हमें हरवाया गया है। देखिए ऐसा है कि कोई भी चुनाव आप उठा के देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुटबाजी ना हो और या इस तरह के आरोप ना लगे। अभी अगर यही चुनाव कांग्रेस जीत जाती तो सब लोगों ने वाह करनी थी और इन्हीं चीजों को ये जितनी बात वहां आती है कि क्या अब वक्त आ गया है कि कुछ सीरियस स्टेप्स या कोई चेंजेस आप देखते हैं कि चेंजेस होंगे, या फिर एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, बस वो लोगों से बात करेगी एंड फिर वो फाइल कहीं ना कहीं दब जाएगी। कमेटी का तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कमेटी मतलब पाव मिट्टी, है ना। हाँ। तो वो तो मिट्टी डालने का और ठंडे बस्ते में डालने वाली बात होती है। हाँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जिस नेता पर सबसे अधिक आरोप लग रहे हैं कि उसने ऐसे किया, उसने टिकटें बांटी, उसने सबको दरकिनार कर दिया, वो साथ लेके नहीं चल पाया, आज की तारीख में सबसे बड़े नुकसान में भी वही है, सबसे बड़ा खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और उनकी राजनीति तो अब जिस प्रकार की उनकी आयु है और जिस प्रकार से इस चुनाव में घोषणाएं हो रही थी कि वो 5 साल मुख्यमंत्री हैं और फिर 25 साल दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीति पे एक बहुत बड़ा अब क्वेश्चन मार्क है, विराम है। अभी अब देखना होगा कि वो सीएलपी लीडर उनको चुना जाता है या नहीं चुना जाता। अगर उन्हें चुना जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता के तौर पर उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी और मंत्री का दर्जा होता है और जो मकान और वो सारी चीजें वो रिटेन कर सकते हैं, और अभी भी एमएलए अधिशंक उनके समर्थक हैं। ये डिपेंड करेगा, अगर सीएलपी लीडर में उनको चुनने का मौका नहीं दिया जाता है या उन्हें नहीं चुना जाता, जैसे कि 2014 में अगर आपको याद हो, तो 2014 में जब हार हुई थी उसके बाद किरण चौधरी को सीएलपी लीडर चुना गया था और फिर उन्होंने वापसी की। तो अगर ऐसा होता है तब वो वाकई में ये समझा जाएगा। बाकी देखिए इसमें कोई आदमी कहे कि मैं, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जो है वो दामन बड़ा साफ है और सारा एक ही व्यक्ति का है, उसमें हाईकमान की गलती नहीं है और उसमें वेणुगोपाल की नहीं है, ये सारी चीजें मिलीजुली होती है। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिकूल माहौल में भी हार नहीं मानी, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे और अंतिम समय तक उन्होंने जो कुछ भी रणनीति बना सकते थे वो बनाई और चुनाव को पलट दिया। और ऊपर से जो ज्यादा जो उछला, जैसे देखिए आप सोच के देखिए 2019 में 75 पार हो रहा था और क्या हश्र हुआ। इस बार एकदम भारतीय जनता पार्टी के जो थे ना चिप्स डाउन थे, उसके बावजूद जनता ने उनको सपोर्ट किया। और उसमें भी आप देखिए जनता, ये नहीं मैं कहता कि पूरे प्रदेश की जनता बैठ के कहीं पंचायत करके फैसला करती है, लेकिन वो कुछ नियति का ऐसा होता है कि वो फैसला अच्छा आ जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी 8 मंत्री चुनाव हार गए, अभय चौटाला चुनाव हार गए जो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स भी, अजय यादव के बेटे चुनाव हार गए, उदय भान चुनाव हार गए जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इस और कई नए लोगों को अवसर मिला है।
लेकिन भारतीय बात जनता वही आती है ना कि जहां एक बड़ी पार्टी है जिसकी तरफ लोग देख रहे थे, या फिर वो जिस तरह से एक प्रोजेक्शन हो गई थी वहां पर, इसीलिए सवाल भी ज्यादा खड़े हो रहे हैं। ललित निश्चित है, उन्हें जी, जवाब देना पड़ेगा। और हाँ, उनका देखिए, उन्होंने ये इलेक्शन एक तरह से गंवाया है। 10 साल बाद चुनाव था, हाँ, हुआ। अब आप 15 साल सत्ता से बाहर हैं। जी जी बिल्कुल। ललित जी, क्या जिस तरह से अंदेशा हो रहा है या जिस तरह से लोग अपने सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या एक बदलाव होगा? क्या अकाउंटेबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होगी? किस तरह से अब आगे आप देखते हैं? देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर चर्चा होनी स्वाभाविक है, जी, और हार के बाद मंथन, जैसे संगठन है, संसाधन है, सहायता है और संयोजन है, जी, ये 4 चीजों पे तो होगा ही होगा, और हो भी रहा है। दूसरी बात जो चर्चा की है कि 2 राउंड पे, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि 2 राउंड पे कांग्रेस 71 सीटों पे आगे थी, है जी, और हिसाब हम भाजपा को दें, फिर भाजपा हमें हिसाब देगी। ये अभी मैडम कह रही थी हमारी प्रवक्ता कि 20-20 हजार का हिसाब दें। ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आपका क्या मतलब है इस बात से? क्या हमने ये पूछा आपसे कि आपने कितना पैसा इकट्ठा किया इंडस्ट्रियलिस्ट से या इधर उधर से, या किया है या नहीं किया है? हमने पूछा आपके संगठन में कितने पैसे हैं? क्या हमने आपके संगठन की फाइनेंशियल ताकत पे कुछ सवाल किया? ये आपका इंटरनल मैटर है, इसलिए अपना जो है अपने को कहीं नियंत्रण में रखें कमेंट करने से पहले। दूसरी बात, इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते कि हमारे और उनका वोट लगभग समान है और हमारे 11 सीटें क्यों कम आई? इस पे कोई आपका मैथमेटिक होगा, इस पे कोई सोच होगी, इस पे कोई विचार प्रक्रिया होगी कि भाई 0.85 से 11 सीट कम हो सकती है। ये सारा जो गुणा भाग है आपकी समझ में नहीं है, हमारे पास है, और हम इलेक्शन कमीशन में ये बता के आए। उसमें आपको ये जानना चाहता हूं कि क्या हुड्डा साहब को सीएम फेस डिक्लेयर किया हुआ था? आज जो सारे उनके यही फैसला हुआ था कि इलेक्शन के बाद हम इनसे बात करेंगे और हाईकमांड डिसाइड करेगी। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि हुड्डा जी का नाम था और हुड्डा जी के पीछे लग जाओ। क्या हुड्डा जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए हमारी पार्टी के संगठन ने कहा था? बावरिया जी ने जब ये कहा कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं ले रहा हूं, तो वो पार्टी के प्रभारी थे, वो ले रहे हैं, अब पार्टी उस पर विचार करेगी। ये आप क्या सोचते भी 24 घंटे या 48 घंटे में इस चीज पे निर्णय हो जाएगा? कि हम, हमारी डिबेकल नहीं है, हम सरकार नहीं बना सके, दोनों में अंतर है। हम 0.25% से 0.85 से सरकार नहीं बना पाए, ऐसा नहीं कि हमारे गए। आप वोट परसेंटेज ही तो बात करोगे। ललित जी, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप ही के अपने नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, वो आप सूटेबिलिटी से भी तो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो मैं देख रहा हूँ। नहीं, सूटेबिलिटी से नहीं, प्लीज। अब आप थोड़ी ना मुझे बताएंगे कि मुझे क्या सवाल पूछने हैं। मैं देखिए, शमशेर गोगी जी ने क्या कहा वो भी आपको सुना सकते हैं। कैप्टन अजय यादव क्या कह रहे हैं, वो एक के साथ नहीं, सभी मीडिया के साथ बात करते हुए यही बात कह रहे हैं कि हमें हरवाया गया। और बाबरिया पर उन्होंने सवाल उठाए, कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने की। हम तो वही बात आपसे कर रहे हैं। आप कांग्रेस की चिंता कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 0.85 के डिफरेंस में बात क्यों नहीं कर रहे आप? 11 सीटें भाजपा कैसे ले गई? इस पे किस दिन विशेष कार्यक्रम करिए ना। जी बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज ये ना कहिए कि हमको ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम वही सवाल उठा रहे हैं जो आपके नेता सवाल उठा रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, तारीफ कर रहा हूं कि आप बहुत चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की। चलिए, अच्छी बात है। आई टेक योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू मिस्टर ललित अरोड़ा जी। प्रियदर्शनी जी कहिए, लेकिन इतनी चिंता अगर कांग्रेस खुद की कर ले तो शायद चीजें बदल जाएं। देखिए, आपके कटाक्ष को तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। थैंक यू। ओके ललित जी, माफी के साथ टाइम की कमी, आपके फाइनल कमेंट जरूर लूंगी। मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। प्रियदर्शनी जी, 10 सेकंड में अपने फाइनल कमेंट्स बताइएगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता एक मिस डिलुलू वर्ल्ड में रह रहे, डिल्यूजन में हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये सब जो पुरानी घिसी पिटी जो ये राग अपना लेते हैं, टेप अपना लेते हैं, टेप लगाने चलते हैं कि इससे ईवीएम हो गया खराब, बैटरी हो गई चार्ज, और ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था
जयराम रमेश, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए और दर्शकों को भी बता दूं कि आज तक सरपंची का चुनाव भी जीवन में लड़े नहीं है, जीतना तो दूर की बात है। और उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से अपनी राज्यसभा की सीट बचा ली जाए। जहां तक केसी वेणुगोपालन जी की बात है, उनके बारे में मैं बता दूं कि वो ज्यादातर संगठन, कांग्रेस का संगठन कैसे बनेगा, इस पे उनका ध्यान कम था। अपनी महिला मित्र को टिकट मिलना है, इस पे उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित था। बात बहुत कड़वी है, मुद्दे पर आते हैं जी। मुद्दा ये है कि कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए और खुद आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कहीं ना कहीं बैठ के, ना ही कि डिल्यूजन में रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ये कर दिया। अरे आप यकीन करिए देश की ब्यूरोक्रेसी पे, यकीन करिए देश के उन अफसरों पे जो एज एन ऑब्जर्वर आते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, नहीं होता है। थैंक यू। ललित जी, आपके फाइनल कमेंट्स। मैं ये कह रहा हूं कि चोर मचाए शोर, ये चोरी करी है इन लोगों ने, आरोप लगे इन पे, और ये हमेशा ही कांग्रेस के बारे में ऐसा बोलती है जैसे अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपना स्टैंड नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी में जय रमेश, आप उसके लायक हो? आपकी हैसियत क्या है जय रमेश के बारे में बोलने की? जयराम रमेश के आप कौन हो? एक प्रवक्ता हो और आप लीडर्स। मैंने आपके किसी बड़े नेता के बारे में बोला? क्योंकि जयराम रमेश कौन से चुनाव लड़े, कौन से जीते? मेरे में कांग्रेस जैसे वो एक पार्टी के कार्यकर्ता है, वैसे मैं भी एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हैसियत कैसे आप बोल सकते हैं? ये किस किस्म की शब्दावली आप यूज कर रहे हैं? आपने शब्दावली, वो एक पार्टी में काम कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं होगी? मैं प्रवक्ता हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अपने शब्दों पर हम थोड़ा सा संयम रखें। आप दोनों अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। रमेश कौन सा चुनाव जीते? इनको रोका, अब आपने इनको म्यूट किया। ये मैं जयराम रमेश कौन सा चुनाव जीते? प्लीज रुक जाइए प्रियदर्शनी जी, प्लीज। वो 50 साल से कांग्रेस में काम कर रहा है और आप ये कहते हैं कि उन्होंने चुनाव नहीं जीता। तो मेरी तो उम्र भी नहीं है 50 साल। तो आप 50 साल तो नहीं है ना मेरी आप पर्सनल लेवल पर जाके बहस कर रहे हैं और हम लोग बड़े मुद्दे से भटक रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, चलिए रुक जाइए प्लीज। मैडम सुनिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए जी प्लीज। 10 सेकंड में ललित जी। हमने गरीबी का मुद्दा उठाया, हमने जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, डंकी का मुद्दा उठाया, उनका सैनिकों का मुद्दा उठाया, हमने 50 तरह की चीजें इनके सामने रखी है। सैनिकों के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ। सैनिकों को तो इन्होंने भड़काने की जो कोशिश की है, लोग भूल गए हैं कि 1962 में इन्होंने झूठे नहीं दिए थे सैनिकों को। कमी है मुझे प्लीज। जी ललित जी जल्दी से अपनी बात कहिएगा प्लीज। मुझे गुरमीत जी से फाइनल कमेंट्स लेने, वक्त कम है शो के लिए। अपराध बड़ा है जी। इन्होंने हमें लाइनों में लगा दिया पीपीपी की और फलाना फलाना आईडीज की। इन्होंने हरियाणा की जनता को इतना तंग किया है और आप हमारी 0.85 से परसेंटेज कम आने पे इतना बड़ा बवाल जो लोग मचा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, चुनाव है, एक पार्टी की लाइफ में 5 साल कुछ नहीं होते, एक इंडिविजुअल को जरूर 5 साल चुभते हैं क्योंकि आगे उस प्लान में उसका रोल खत्म हो गया है। लेकिन चलिए शुक्रिया ललित जी। गुरमीत जी 10 सेकंड में पूरा सम अप कीजिएगा, वक्त बिल्कुल नहीं है। माफी चाहूंगी सभी से इस कम वक्त के लिए। जी देखिए, ऐसा हर चुनाव के बाद ऐसा होता है, जब जो जीता वही सिकंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कांग्रेस में अब ये सब चीजें एक दूसरे पे दोषारोपण और नेचुरली हम लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं जब ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए कांग्रेस को अब आत्मविश्लेषण गंभीरता से करना होगा, एक दूसरे की तरफ वो करने के बजाय। और नो डाउट इस चुनाव में सबको कुछ ना कुछ मिला है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए अभय चौटाला आगे हार गए लेकिन उनकी 2 सीटें आ गई, कांग्रेस पार्टी हार गई लेकिन पोलिंग वोट परसेंट उनका 28 से 39 हो गया, बीजेपी का 3% बढ़ा, उनका 11% बढ़ा। तो सब किसी ना किसी बात पे थोड़ी बहुत अपनी पीठ ठोक सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन निश्चित ही ये बाजी ये जो थी 2024 की, ये बीजेपी ने मारी है। अब उसके पीछे क्या कारण रहे क्या नहीं, इसकी जगह मुझे लगता है विश्लेषण करने की जरूरत है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। माफी चाहेंगे इस कम वक्त के लिए, लेकिन वक्त की मजबूरी है। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार जारी है। अब इसका विश्लेषण किस तरह से होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कितने बड़े बदलाव हम हरियाणा कांग्रेस में देखते हैं। फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।